हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुगिरी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम 17 नवंबर का द्वंद्व एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड ऑल्सो बहुत सारे लोग बंडल्स और ऑफर्स का लिंक मांग रहे थे। ठीक है, मैं इस बार ही कमेंट्स में वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगी एंड ट्राई करूंगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परमानेंटली ये लिंक डाल दूँ। ठीक है, और बंडल्स एंड ऑफर्स बहुत बढ़िया बढ़िया आई हुई हैं, आप वो ज़रूर अवेल करें। ठीक है ना। चलिए, loggery.in पर मिलेगी। मणिपुर Imphal Valley relapsed into chaos on Saturday after unconfirmed report that bodies of all 6 persons believed to be women and children missing since November 11 have been recovered from a river along the state's boundary with Assam। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मणिपुर की जो कैपिटल है वो क्या है, इम्फॉल। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फॉल, इम्फॉल। और वहाँ पर क्या चल रहे हैं, वहाँ पर राइट्स हुए थे। ठीक है ना, किसके बीच में राइट्स हुए थे, ये चाहे नोट मत करो, समझने की बात है, क्वेश्चन बहुत कम एक्सपेक्टेड। कुकी चिन और मेती कम्युनिटी के बीच में राइट्स हुए थे। कुकी चिन जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है, वो शेड्यूल्ड ट्राइब बनना चाहती है। मेती कम्युनिटी शेड्यूल्ड ट्राइब है और इसलिए ये आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे राइट्स अभी भी ये सब चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, प्रोटेस्टर्स टुक टू द स्ट्रीट सेटिंग व्हीकल्स अब्लेज ऑन फायर। अब्लेज का मतलब ऑन फायर, आग लगा देना। एंड अटैकिंग द रेजिडेंट्स ऑफ सेवरल एमएलएज इन अ स्टेट कैपिटल। इम्फॉल द गवर्नमेंट सस्पेंडेड इंटरनेट एंड मोबाइल सर्विसेज। ठीक है, ये मेतीस और कुकीज़ों के बीच में लड़ाई है। ये अगर आप लिखना चाहते हैं, राइट्स लिख सकते हैं। लिखिए राइट्स, 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 राइट्स took place between Meiti and Kuki-Zo कम्युनिटी। मेती और कुकीज़ो कम्युनिटी के बीच में मणिपुर में राइट्स हुए हैं। कहाँ पर, मणिपुर में। उसके बाद आगे चलेंगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मस्ट टेक मेजर्स टू कर्ब फेक न्यूज़। ठीक है, अब यहाँ पर फेक न्यूज़ पे हल्ला बोल रहे हैं अश्विनी वैष्णव, हु इज़ द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 4 प्रॉब्लम्स हैं। क्या है, 4 मेजर प्रॉब्लम्स। क्या है, 4 मेजर प्रॉब्लम्स। ये लिखेंगे हम, 4 मेजर प्रॉब्लम्स, ये हमें गिना रहे हैं। उसमें से 4 मेजर प्रॉब्लम, बेसिक लिखेंगे, आरसी भी आ सकते हैं। ये वैसे तो AIAT और NL SAT वाले ही लिखें, बाकी सब समझ लें क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बनता है इसमें से। ठीक है, द इन्वेस्टमेंट मेड। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो मेजर, क्या मेजर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मेनली जो चेंज है, चेंज शिफ्ट इन प्लेटफॉर्म। ठीक है, जो अब न्यूज़ है, पहले हम टीवी पे देखते थे और अब हम किस पे देख रहे हैं, डिजिटल मीडिया पे देख रहे हैं। ठीक है ना, ट्रेडिशनल मीडिया से आज तक सुनने के बजाय, चाहे हम आज तक को डिजिटल मीडिया पे ही सुने, ये शिफ्ट जो है, एक वो मेजर शिफ्ट जो है वो आया है। ट्रेडिशनल मीडिया से कौन से मीडिया पे चला गया है, डिजिटल मीडिया पे चला गया है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, वो है कि कॉस्टिंग। अब यहाँ पर पेमेंट जो है वो बहुत कम देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ह्यूज, यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म्स हैं, प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो बहुत कम पैसे दे रहे हैं। इन्वेस्टमेंट मेड इज क्रिएटिंग अ टीम ऑफ जर्नलिस्ट फाइनेंशियली। ठीक है ना, प्लेटफॉर्म्स पे लेस, लूजिंग फाइनेंशियली। मैं एक बार ये सारा लिख लूँ फिर आपको समझाती हूँ। ठीक है ना, लूजिंग फाइनेंशियली। 30 क्या है, एल्गोरिदम, एल्गोरिदम, एल्गोरिदम बेस्ड, एल्गोरिदम बेस्ड। और चौथा क्या है, फेक न्यूज़ की प्रॉब्लम है। फेक न्यूज़ या मिस इन्फॉर्मेशन जिसको कहते हैं, फेक न्यूज़ या मिस इन्फॉर्मेशन। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या है, वो कह रहे हैं सबसे पहले अगर न्यूज़ की बात करें तो ट्रेडिशनल मीडिया जो है, जो हम टीवी पे, रेडियो पे न्यूज़ सुनते थे, अब आज की डेट में हम यूट्यूब पे सुनते हैं। आज की डेट पे हम इंस्टाग्राम देखते हैं न्यूज़ के लिए। आज की डेट में फेसबुक पे न्यूज़ आ रही है, मतलब डिजिटल मीडिया पे हम देख रहे हैं। प्लेटफॉर्म पेज लेस। प्लेटफॉर्म जो है, ठीक है ना, प्लेटफॉर्म यूट्यूब जो है बहुत कम पैसे देता है। जितना पैसा आप वीडियो में इन्वेस्ट करते हो उतना यूट्यूब पे ऐसा नहीं दे रहा है। ठीक है, बट यूट्यूब खुद तो कमा रहा है। ठीक है, अब ये भी प्रॉब्लम है। एल्गोरिदम बेस्ड, जो ज़्यादा लोग देखेंगे, मे बी वो जो एल्गोरिदम बेस्ड हो वो इनसाइड स्ट्रॉन्ग रिएक्शन रिगार्डलेस ऑफ फैक्चुअल एक्यूरेसी। एल्गोरिदम बेस्ड, जो लोग देखना चाहते हैं वो ही दिखाते हैं, कुछ और नहीं। इससे गलत चीज़ें भी जो है वो ज़्यादा
वायरल हो जाती हैं, फेक न्यूज़ भी बहुत फैलाई जा रही है। तो ये 4 प्रॉब्लम्स हैं डिजिटलाइजेशन ऑफ न्यूज़ की, डिजिटलाइजेशन ऑफ मीडिया, ठीक है। और इसके ऊपर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ सकता है। उसके बाद यूनिकॉर्न की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बेटा? कॉर्न नहीं खा रहे, नो 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 नो, उबले हुए कॉर्न नहीं, यूनिकॉर्न की बात हो रही है, ठीक है ना। किसके बीच में अग्रीमेंट हुआ है? अग्रीमेंट हुआ है इंडिया और जापान के बीच में। इंडिया एंड जापान साइंड अ implementation for the memorandum of implementation for co-development of unicorn unified complex radio antenna mast, a conical structure that houses antennas atop warships, increasing their stealth characteristics for fitment on Indian naval warships। इंडियन नेवी की वॉरशिप पे ये फिट होंगी, ठीक है ना। किसने साइन किया है? इंडिया एंड जापान साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं किया है। क्या किया है? इंडिया और जापान ने साइन, इंडिया एंड जापान ने MOI साइन किया है, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। मैं तुमसे भी साइन करवाऊंगी कि तुम रिवाइज करोगे नोट्स। मेमोरेंडम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज MOI। किस चीज के लिए? फॉर को डेवलपमेंट ऑफ यूनिकॉर्न, that is unified complex radio एंटीना। और ये क्या होता है? अब इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं हमसे, ये बता रहे हैं, ये मास्ट अ यूनिकॉर्न मास्ट बोल रहे हैं इसको, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी हमें लिखवा दी है। तीसरा पॉइंट बनेगा, ये क्या है? अ कोनिकल कोन शेप्ड स्ट्रक्चर दैट हाउसेस एंटीनास atop warships, increasing their stealth characteristics for fitment on Indian Navy naval ships, ठीक है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले वो क्या पूछ सकते हैं हमसे, किसके बीच में ये अग्रीमेंट, ये मेमोरेंडम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन साइन हुआ है, ठीक है। किसके बीच में? इंडिया जापान के बीच में मेमोरेंडम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है, मेमोरेंडम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है ना। और उसके बाद ये भी पूछ सकते हैं कि यूनिकॉर्न की फुल फॉर्म क्या है। यूनिफॉर्म की फुल फॉर्म जो है, यूनिफॉर्म की फुल फॉर्म जो है यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना, जो क्या करती है? स्लेथ क्या होता है? स्लेथ का मतलब ये होता है कि उसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है ना। उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है कि कहाँ पर है, ठीक है ना। एक्सट्रीम केयर क्वाइटनेस, इसलिए, ठीक है ना। तो स्टेल्थ का मतलब भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं साइड पर, मैं लिखवा देती हूँ आपको। स्टेल्थ का मतलब होता है एक्ट और करेक्टरिस्टिक of moving with extreme care and quietness to avoid, किसके लिए? to avoid detection, कि डिटेक्ट ना कर सके, ठीक है ना, टू अवॉइड डिटेक्शन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये फ्रेमवर्क किसके अंडर साइन हुआ है? इंडियन फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया जापान डिफेंस टेक्नोलॉजी cooperation. Once implement, this would be the first export case of defense technology from Japan. Now this is very very important, ठीक है। when implemented, ये लिखेंगे, when implemented, first export case of defense technology from Japan, ठीक है ना। अंडर द बायलैटरल अग्रीमेंट ऑन डिफेंस इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर साइंड इन 2025, जो अग्रीमेंट साइन हुआ था, कौन सा अग्रीमेंट साइन हुआ था? लिखेंगे अंडर द bilateral agreement on defense
equipment and technology transfer signed in 2015. 2015 में साइन किया गया था डिफेंस इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ठीक है. वंस इम्प्लीमेंटेड दिस वुड बी फर्स्ट. द जॉइंट स्टेटमेंट इशूड आफ्टर 2+2 इंटर मिनिस्ट्रियल डायलॉग इन अगस्त 2024 हैज रेफर्ड टू डिस्कशंस ओवर द अर्ली ट्रांसफर ऑफ यूनिकॉर्न एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी. ये टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होगा, ये डिस्कस कर लिया है इन्होंने. यूनिकॉर्न इज मास्ड विद इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम विच विल हेल्प stealth characteristics of naval platforms. The Indian Navy is pursuing the induction of the system with code development developed by Bharat Electronics Limited in India with Japanese collaboration. Now, this is very important. Indian Navy to induct advanced systems that will be code developed by Bharat Electronics Limited in India with Japanese collaboration. तो यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट है कि कौन कोड डेवलप कर रहा है, कौन सी कंपनी के साथ कर रहे हैं. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ. दिस कैन बी अगेन अ क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट. इसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा, 100% क्वेश्चन आएगा. लंबा है बट क्वेश्चन पक्का बनेगा, कुछ डिफरेंट है इसलिए. उसके बाद मोदी लीव्स फॉर 3 नेशन टूर. 3 नेशंस में जाने वाले हैं. सबसे पहले क्या अटेंड करेंगे, 19th G20 समिट. G20 है, 19th 20-1 19. कहाँ पर हो रही है, रियो दे जनेरियो. कहाँ पर है ये, ब्राज़ील में. लास्ट ईयर कहाँ पे हुई थी, 2024 की यहाँ पर हो रही है. लास्ट ईयर इंडिया में हुई थी, ठीक है. ये अटेंड करेंगे. फिर गुयाना जाना है, नाइजीरिया भी है, ठीक है. गुयाना में क्या है, सेकंड लीडरशिप summit between India and Caribbean nations grouping CARICOM. तो CARICOM क्या है, किसके बीच में है, इट इज़ बिटवीन कैरिबियन नेशन, समिट बिटवीन इंडिया एंड कैरिबियन नेशंस, ठीक है. नाइजीरिया भी जाएंगे विच विल बी फॉलोड बाय हिज विजिट टू ब्राज़ील एंड गुयाना. ये कहाँ पर हो रही है, सेकंड. गुयाना में क्या हो रही है, सेकंड लीडरशिप समिट बिटवीन इंडिया एंड कैरिबियन नेशन ग्रुपिंग CARICOM. ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है. इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा हर एग्जाम में, 100% क्वेश्चन है आज, ठीक है. इलेक्ट्रॉनिकली ट्रैक अंडर ट्रायल्स टू कट क्राउडिंग ऑफ जेल्स. जेल्स में क्राउडिंग बहुत बढ़ गई है. क्राउडिंग ऑफ जेल्स इज अ प्रॉब्लम. ओवर क्राउडिंग ऑफ जेल्स, कैपेसिटी से ज़्यादा लोग रखे हुए हैं हमने, सोने की जगह नहीं है उनको. आपको पता है, कोई भी जो जेल में रहकर आया, आप उनके इंटरव्यूज अगर देखेंगे, वो कहेंगे जिस पोजीशन में आप सो गए ना, उसमें ही सोना पड़ता है, आप टर्न भी नहीं ले सकते हो, इतने ओवर क्राउडेड है इंडियन जेल्स. तो इसका सोल्यूशन क्या है, एज द प्रिजन सिस्टम इन इंडिया फेसेस सिग्निफिकेंट challenges with overcrowding being a pressing issue, a recent report by the Supreme Court Center for Research and Planning has called for launching pilot programs to use electronic tracking devices. वो क्या कह रहे हैं कि आप इनको बजाय कि आप जेल में रखो. अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे ना, इसको समझो पहले. जेल्स के अंदर मेजरली 2 टाइप के लोग हैं. एक तो है अंडर ट्रायल्स, ठीक है ना, और एक है कन्विक्टेड. और भी टाइप होंगे बट हम यही बात करें, कन्विक्टेड. अब अंडर ट्रायल्स कौन होते हैं, जिनका जुडिशरी में, जिनका कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, ठीक है ना. अभी ये पता नहीं है कि इन्होंने ऑफेंस, पक्का नहीं है कि इन्होंने ऑफेंस कमिट किया है या नहीं किया, ठीक है. कन्विक्टेड कौन होते हैं, प्रूवन गिल्टी, कि हाँ पक्का है कि भाई इन्होंने ऑफेंस कमिट किया है. अब जो कन्विक्टेड होते हैं इनको तो जेल में रखना ही पड़ेगा, ठीक है. इनको तो गुड बिहेवियर पे, इनको तो जब ये गुड बिहेवियर करते हैं तो इनको पैरोल वगैरह पे बाहर निकाल देते हैं, ठीक है. ये अलग है, इनको नहीं आप बाहर भेज सकते मोस्ट केसेस में. बट अंडर ट्रायल जो है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, मे बी 10 साल जेल में रहा, 10 साल बाद पता चला इसने तो ऑफेंस ही नहीं कमिट किया था, प्रूव ही नहीं हुआ, कन्विक्शन ही नहीं हुई, एक्विटल हो गया,
तो फालतू में जेल में रखा है इसको बेचारे को, इसकी ज़िंदगी भी खराब हुई, कितनी पीछे चला गया ज़िंदगी में, पता नहीं उसका परिवार बचा भी या नहीं, बहुत लोगों के नहीं बचते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो ऐसे लोग हैं जो अंडर ट्रायल्स हैं, आप इनका कौन सा करो, कौन इलेक्ट्रिक ट्रैकिंग डिवाइसेस लगा दो इन पे कि भाई ये इधर उधर भाग ना पाए, ठीक है। और इससे प्रिजन ओवरक्राउडिंग की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और लोगों के साथ भी बुरा नहीं होगा, वो भी अपनी ज़िंदगियों में चलते रहेंगे, जो उनको कमाना है जो करना है वो करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिजन, ठीक है ना, अवॉइडिंग ओवर क्राउडिंग इन प्रिजन्स, ठीक है ना। कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इसके लिए क्या आया है, सुप्रीम कोर्ट का सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग रिपोर्ट, ठीक है। कौन सा है, प्रिजन्स इन इंडिया मैपिंग prison manuals and measures for reformation and decongestion। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछ सकता है वो ये पूछता है ये रिपोर्ट किसने लिखी है, रिसर्च एंड प्लानिंग रिपोर्ट, किसका सेंटर है, सुप्रीम कोर्ट का सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग रिपोर्ट ने लिखी है। ये क्या सजेस्ट करे, कॉल्ड फॉर लॉन्चिंग pilot programs to use electronic devices for releasing under trial prisoners। तो क्या कह रहे हैं कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइसेस निकाल दीजिए, ठीक है ना। इंडिया टू असेस कम्युनिटी रेडीनेस अ पायलट रन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग में बी डन। पायलट रन क्या, ट्राई कर लो एक बार कि भाई कहीं भाग तो नहीं जाते, कुछ इसका कुछ निकाल तो नहीं देते वो, ठीक है। द नेशनल क्राइम ब्यूरो सेज नंबर ऑफ इनमेट्स। अब यहाँ पर जो NL-60 वाले और AIAT वाले बच्चे हैं वो ये नोट कर सकते हैं कि अगर उनको ओवर क्राउडिंग पे टॉपिक आ जाता है तो ये बोल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इन 2020 में करेक्शन टू ऑल स्टेट्स। अब यहाँ पर ये हमारा अलग से पॉइंट है, क्या पॉइंट है ये, इन May 2023 होम मिनिस्ट्री in 2023 forwarded model prisons and model prisons and correctional services act 2023 to ऑल स्टेट्स एंड यूटीज। मतलब इन्होंने बताया कि भाई ये कर सकते हैं हम, तो ये तो बहुत ही इजी पॉइंट है। एक तो रिपोर्ट का नाम याद करना है, किसने ये लिखी है, ठीक है, और क्या सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइसेस लगा दो। ICMR NIN साइंटिस्ट डू जीन प्रोफाइल्स इन पोल्ट्री। जीन प्रोफाइल्स पोल्ट्री का होती है जहाँ पर हेन्स होती हैं, एग्स होते हैं, ये सारे है ना, क्या कर रहे हैं, जीन प्रोफाइलिंग कर रहे हैं। कौन, इंडियन साइंटिस्ट्स वो क्या कह रहे हैं कि उनके अंदर क्या मिला है, पोल्ट्री के अंदर ICMR, ये लिखेंगे ICMR NIN, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे लिखेंगे ICMR NIN scientists do gene profiles in poultry। क्या कर रहे हैं, जीन प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, कहाँ पर, पोल्ट्री के अंदर, और उनको क्या मिला है, AMR मिला है, दैट इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जीन प्रोफाइल्स। मतलब एंटी माइक्रोबियल मतलब
कि उनको एंटीबायोटिक्स जो है, एंटीबायोटिक्स उनके ऊपर काम नहीं करेंगे, ऐसा सा कुछ है। एंटीबायोटिक्स जो है डिजीज पे काम नहीं करेंगे, ऐसा सा हो गया कि उनको इतने ज़्यादा एंटीबायोटिक्स दे दी, इतनी ज़्यादा दवाइयाँ दे दी हैं कि उनके ऊपर काम ही नहीं करेंगे, ऐसा पता चला है। तो AMR इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है ना, ये हुआ है। बहुत कम एक्सपेक्टेड है, एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, बट यस एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, वो है कि ICMR NIN क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। ये कहाँ पर है, हैदराबाद में। ये कहाँ पर है, हैदराबाद में है, ठीक है। उसके बाद विल रियाद समिट इम्पैक्ट गाजा वॉर। तो रियाद में समिट हुई है, रियाद में समिट हुई है। ये कौन सी समिट है, रियाद समिट कौन सी है, ये कहाँ पे हुई है, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया hosted summit of leaders from Arab and Islamic countries। कहाँ से है वो, अरब और इस्लामिक कंट्री से ये लोग हैं, ठीक है ना। टू डिस्कस, क्यों बुलाया, टू डिस्कस पैलेस्टीन क्वेश्चन। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि रियाद समिट कहाँ पर हुई, सऊदी अरेबिया में। किसको बुलाया, अरब और इस्लामिक नेशंस को बनाया, पैलेस्टीन वाला इशू डिस्कस करने को बुलाया। व्हाट इज पैलेस्टीन इशू, पैलेस्टीन इशू इज जो गाजा में हमास वर्सेस इजराइल चल रहा है, उसको डिस्कस करने के लिए बुलाया, ठीक है ना, उसको डिस्कस करने के लिए बुलाया। तो यहाँ पे हमें बहुत चीजें पता चलने वाली है वर्ल्ड की, इसको पढ़ेंगे। इट अर्ज फॉर मेजर्स टू एंड द इजराइली ऑक्यूपेशन एंड एस्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन पैलेस्टीनियन स्टेट ऑन द लाइन्स ऑफ June 4, 1967, which occupied Al-Quds, Jerusalem as its capital, based on the two-state solution and in accordance with approved references and Arab Peace Initiative of 2002। अब यहाँ पे क्या डिस्कस हुआ कि पैलेस्टीन को, ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे इट अर्ज्ड, लिखेंगे इट अर्ज्ड, एक मिनट सॉरी लिखने में दिक्कत हो रही है आज। इट अर्ज्ड फॉर measures to end Israeli occupation and establish an independent sovereign Palestinian state on lines with 4th June 1967 with occupied Al-Quds, Jerusalem as its कैपिटल। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जैसे कि आप दो स्टेट्स बना दीजिए, अब ये एरिया है, ठीक है ना, इसमें ही आप इजराइल और पैलेस्टीन निकाल दीजिए, ये बोल रहे हैं, ठीक है ना। और 1967 के जो आउटलाइन है उसके अकॉर्डिंग कर दीजिए, जिसमें आप जेरूसलेम को कैपिटल बना दीजिए। प्रॉब्लम क्या है, इजराइल वाले कहते हैं कि जेरूसलेम हमारा है, पैलेस्टीन वाले कहते हैं हमारा है, क्योंकि दोनों की रिलीजियस इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 1967 में एक कहा गया था कि हाँ इंडिपेंडेंट वो बना देंगे, वो कह रहे हैं उसके लाइंस पे आप बना दीजिए। क्लैट का क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से ईयर में हुआ था। In violation of the spirit of Arab Peace Initiative, which promised recognition to Israel in return for creation of Palestine state, in 2020, UAE, Bahrain, Morocco, and Sudan normalized ties with Israel in an agreement called the Abraham Accords। अब यहाँ पे हम Arab countries had shown willingness to improve or even normalize ties with Israel by passing Palestinian question। तो अब Arab countries जो हैं they were considerate towards Palestinians। The problem of Palestinians की Palestine country नहीं declare करी जा रही है, Israel का problem चल रहा है। The Arab countries were ready to be friendly with Israel, ठीक है ना। In violation by bypassing Palestine, in violation of the spirit of Arab Peace Initiative। के Arab Peace Initiative क्या था, Arab Peace Initiative was अरब पीस इनिशिएटिव कब हुआ, अरब पीस इनिशिएटिव ऑफ 2002 क्या था कि भाई पैलेस्टीन की स्टेट बनाई जाए, और ये कब का इनिशिएटिव है, 2002 का इनिशिएटिव है, ठीक है, कि पैलेस्टीनियन स्टेट बनी जाए। इन 2020 यूएई, बहरीन, मोरक्को एंड सुदान नॉर्मलाइज टाइज विद इजराइल इन एन अग्रीमेंट कॉल्ड द अब्राहम अकॉर्ड्स। तो क्या है इनके पास, अब्राहम
अकॉर्ड्स आए इनके पास। कौन से अकॉर्ड्स हैं? अब्राहम अकॉर्ड्स। तो अब्राहम अकॉर्ड्स में क्या था? 2020 में हुआ। 2020 में यूएई, बहरीन, मोरक्को एंड सुदान normalized ties with Israel in an ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या हुआ, ये सारी कंट्रीज ने अपने टाइज नॉर्मलाइज कर लिए इसराइल के साथ 2020 में, और यहाँ पे यूएस से इन्वॉल्व था अब्राहम अकॉर्ड्स में। तो मतलब यहाँ पर हम दो चीजें पढ़ रहे हैं। अब अरब पीस इनिशिएटिव में 2002 में अरब कंट्रीज कह रही थी कि भाई हम पैलेस्टीन वाला इशू उठा रहे हैं, इसराइल को पैलेस्टीन बनने देना चाहिए, ठीक है ना, कि इसराइल शुड अलाउ कि ये कंट्री बन जाए, ठीक है। और इसके जो बाउंड्रीज हैं वो जैसे 1967 के अंदर डिसाइड करी गई थी वैसे आप रख सकते हो। बट एकदम से 2020 में क्या हुआ, अब्राहम अकॉर्ड्स हुए जिसमें इसराइल के साथ ये सारी कंट्रीज जो अरब भी हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हमारा इसराइल के साथ नॉर्मल टाई होगा अब, ठीक है। इन द पास्ट अरब इसराइल नॉर्मलाइजेशन, इजिप्ट इन 1979 एंड जॉर्डन इन 1994 केम विद सम इजरायली कॉम्प्रोमाइजेस। अब यहाँ पर दूसरी कंट्रीज के साथ कब इनके नॉर्मलाइज हुए थे रिलेशनशिप? अरब इसराइल नॉर्मलाइजेशन, जिसके अंदर इजिप्ट के साथ कब नॉर्मल हुआ? इजिप्ट इन 1979 एंड जॉर्डन इन 1994। जॉर्डन के साथ इन्होंने 1994 में नॉर्मलाइज किया, इजिप्ट के साथ 1979 में किया, ठीक है ना। अब इसके बाद इसराइल साइन फ्रेमवर्क फॉर पीस इन मिडिल ईस्ट विद इजिप्ट इन 1979, ठीक है। फॉलोइंग द कैम्प डेविड अग्रीमेंट, अग्रीइंग टू एस्टैब्लिश एन ऑटोनॉमस पैलेस्टीनियन सेल्फ गवर्निंग अथॉरिटी इन द ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक एंड गाजा, एंड द इसराइल जॉर्डन अग्रीमेंट, वाडी अराबा ट्रीटी, फॉलोइंग द 1993 ओस्लो अग्रीमेंट विच लेड द फाउंडेशन ऑफ पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी। अब हमें यहाँ पर ये पता चल गया कि 1979 में अग्रीमेंट इजिप्ट के साथ हुआ जिसमें नॉर्मलाइज हुए रिलेशन, 1994 जॉर्डन के साथ हुआ। अब इसके बाद इनके और अग्रीमेंट्स कौन से साइन हुए ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है। कैंप डेविड अग्रीमेंट हुआ था जिसमें क्या हुआ था? अग्रीइंग टू इस्टैब्लिश, क्या किया गया? अग्रीइंग टू इस्टैब्लिश एन ऑटोनॉमस पैलेस्टीनियन सेल्फ गवर्निंग authority in the occupied West Bank and Gaza। उसके बाद कौन सा अग्रीमेंट साइन हुआ? वाडी अराबा ट्रीटी। वाडी अराबा ट्रीटी कौन सा है? वाडी अराबा ट्रीटी जो जॉर्डन और इसका अग्रीमेंट हुआ उसको वाडा ट्रीटी बोला गया 1993 में, ठीक है ना। अग्रीमेंट, पीस अग्रीमेंट बिटवीन इजराइल एंड जॉर्डन, ठीक है। उसके बाद कौन सा साइन हुआ? उसके बाद हुआ ओस्लो अग्रीमेंट। कौन सा अग्रीमेंट हुआ? ओस्लो अग्रीमेंट। ओस्लो अग्रीमेंट क्या है? विच लेड द फाउंडेशन ऑफ पैलेस्टीन नेशनल अथॉरिटी। पैलेस्टीन नेशनल अथॉरिटी वो अग्रीमेंट हुआ, ठीक है ना। October 7 हमास अटैक, Israel's retaliatory war on Gaza, Arabs condemned the Israeli action but stopped short of provoking the Jewish state। तो ये 2023 में जो हमास ने अटैक किया इसराइल के ऊपर, इसमें से क्या प्रॉब्लम हुई? जो ये अग्रीमेंट होने वाला था, नॉर्मलाइजेशन होने वाली थी किसके बीच में? 2023 में मोहम्मद बिन सलमान द सऊदी क्राउन प्रिंस एंड प्राइम मिनिस्टर सेड द किंगडम वाज इन एडवांस स्टेज ऑफ फाइनलाइजिंग अ नॉर्मलाइजेशन अग्रीमेंट विद इसराइल। देख रहे हो यहाँ पर अटैक हुआ 7 अक्टूबर 2023 को, जहां पर हमास ने इसराइल पे अटैक किया, और उसी से एक महीना पहले सऊदी ने कह दिया था कि हमारे रिलेशंस नॉर्मलाइज हो जाएंगे। सितंबर 2023 के अंदर मोहम्मद बिन सलमान सऊदी क्राउन प्रिंस and PM said kingdom
was in advanced stage of finalizing a normalization agreement with Israel। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मतलब यहाँ पर हमास का अटैक और सितंबर 23, ये थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मे बी ये नहीं चाहते थे कि सऊदी अरब जो है, ठीक है ना, उसके नॉर्मल रिलेशन हो इसराइल के साथ, बट वो होने वाले थे। फॉर बोथ यूएस एंड इसराइल एन अग्रीमेंट विद सऊदी अरेबिया वाज अ लॉजिकल स्टेप, नेक्स्ट स्टेप फॉर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। अरब कंट्रीज वर ऑल्सो इंक्रीजिंग वेरी ऑफ ईरान। अब उनको ईरान से भी प्रॉब्लम है। अरब कंट्रीज को क्यों ईरान से प्रॉब्लम है, ये हम अब आज की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो वहां पर सिस्टम है, जो वहाँ की मुस्लिम अथॉरिटी है, ठीक है ना, जो वहाँ पर क्लर्जी का रूल है, मतलब ऑटोक्रेटिक रूल है। कौन सा रूल है? ऑटोक्रेटिक रूल है, मोनार्कियल रूल है, ठीक है ना। उससे क्या, उसको, उससे किसको खतरा है? उससे अरब कंट्रीज की मोनार्की को खतरा है, ठीक है ना। यहाँ पर, ठीक है ना, अरब कंट्रीज की ईरान में कौन सा रूल है, ये लिखेंगे नहीं, ऑटोक्रेटिक रूल, ऑटोक्रेटिक, थियोक्रेटिक, सॉरी, ऑटोक्रेटिक नहीं, थियोक्रेटिक, सॉरी सॉरी सॉरी, थियोक्रेटिक, जहाँ पर किसकी चलती है? क्लर्जी की चलती है, दैट इज मुस्लिम हेड्स की चलती है ईरान में, ठीक है ना। और जो अरब कंट्रीज हैं, वो ये कॉन्सेप्ट, उनको डर लगता है कि भैया हमारे यहाँ तो मोनार्की है, किंग का रूल चल रहा है, ठीक है ना। तो किंग के, उनको इससे बड़ा ही डर लगता है, किंग के रूल को ये लोग चैलेंज ना कर दें। तो ईरान से दूर भाग रहे थे। ईरान किसके पास है? हमास का साथ देता है ईरान, ठीक है। अब यहाँ पे ना पूरा समझ लेता है, नो देव, आपको कन्फ्यूजन होगी इसके अंदर, इसको समझते हैं। सबसे पहले हमने बात करी रियाद समिट के बारे में। रियाद समिट जो है सऊदी अरेबिया ने होस्ट करी है, जिसके अंदर अरब और इस्लामिक कंट्रीज को बुलाया गया है, ठीक है। तो रियाद समिट हुई, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बात हुई? पैलेस्टीन की बात हुई कि गाजा में हमास और इसराइल लड़ रहे हैं, ये रुक जाना चाहिए। पैलेस्टीन एज अ कंट्री का क्या करें, कहाँ पे रहेंगे ये लोग, बना देनी चाहिए। 1967 में जैसा डिसाइड हुआ था वैसा कर देना चाहिए। ये तो इन्होंने रियाद समिट में बात करी। क्वेश्चन क्या बन सकता है? रियाद समिट कहाँ पर हुई? क्लास में पूछ सकते हैं कि यार कौन सा था जहाँ पे इन्होंने कहा था पैलेस्टीन बना दो, कौन सी ईयर में बोला था, ठीक है। और ये सब वैसे कम ही एक्सपेक्टेड है ये। उसके बाद उन्होंने बोला कि अरब पीस इनिशिएटिव नाम की बात हुई थी, एक चीज़ हुई थी 2002 के अंदर, जिसमें अगेन पैलेस्टीन स्टेट बनाने की बात हुई थी। अब पैलेस्टीन स्टेट का क्या है? देखो, ये जो इजराइलीज हैं, जो इसराइल है, क्या कौन है? ये जूस हैं, ठीक है ना। अब जूस जो है इस एरिया में कभी रहा करते थे, ठीक है। इनके ऊपर मल्टीपल अटैक्स हुए, ये भाग गए इधर उधर वर्ल्ड में, इनके साथ वर्ल्ड में डिस्क्रिमिनेशन होने लगी, तो इन्होंने कहा यार चलो वापस चलते हैं। वहां पे तब तक अरब्स बस चुके थे। इन्होंने अरब्स को बोला कि ठीक है हमको थोड़ी जगह दे दो, तुम पैसे दे देते हैं। अरब्स कहते हैं हम तो नहीं देंगे, जाओ बाहर में, ठीक है। कहते तो हम धक्के से ले लेंगे। इन्होंने ज़मीनें खरीदनी स्टार्ट कर दी, बहुत सारे जूस ने मिलकर, तो उसको इसराइल डिक्लेयर कर दिया इन्होंने, ठीक है ना। और थोड़ा सा इनको पैलेस्टीन वगैरह दे दिया। अब वो पैलेस्टीन रिकॉग्नाइज नहीं किया, स्टेट नहीं बनने दी, क्योंकि इनके साथ यूएस से था, इनके साथ वर्ल्ड में बड़ी बड़ी कंट्रीज खड़ी रही हमेशा, ठीक है। तो इसी का तो लड़ाई इसी चीज की है कि पैलेस्टीन बनने दो। अब जो पैलेस्टीनियन है वो कह रहे हैं कि इसराइल भी हमारा है, इसराइली कह रहे हैं पैलेस्टीन वाली जगह भी हमारी, तो इन दोनों की यही लड़ाई चल रही है। तो इसी के चलते में अरब पीस इनिशिएटिव हुआ, जिसमें अरेबियन कंट्रीज ने कहा, अरब कंट्रीज ने कहा कि भैया हम 2002 के अंदर, इन्होंने कहा कि पैलेस्टीन बन जाना चाहिए। उसके बाद सब चीज़ें चलती रही। 2002 से टाइम आया 2020 का, जहाँ पर अब्राहम अकॉर्ड्स हुआ, जहाँ पर कुछ कंट्रीज ने इसराइल के साथ अपने टाइज नॉर्मलाइज करे, ठीक है ना। उसके बाद इससे पहले इजिप्ट के साथ और जॉर्डन के साथ इनके टाइज नॉर्मल हो चुके थे। कैंप डेविड अग्रीमेंट हुआ, वाडी राबा ट्रीटी हुई, ओस्लो अग्रीमेंट हुआ, जहाँ पे कहा गया हाँ कुछ ना कुछ की पैलेस्टीन बना देते हैं, पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी बना देते हैं जो देख लेगी इनको कि कैसे फंक्शन करना है, ये सब करते हैं। सितंबर 2023 के अंदर, ठीक है। अब क्या हो रहा था, ये पीछे चलते हैं। सितंबर 2023 के अंदर सऊदी अरेबिया और इसराइल के भी रिलेशंस जो थे वो नॉर्मल होने वाले थे, बट अक्टूबर 2023 में क्या हुआ, हमास ने इसराइल पे अटैक कर दिया, और फिर इसराइल ने रिटेलिएट करते हुए गाजा पे अटैक करा, तो ये सब चीज़ें रुक गई, ठीक है। ये हुआ है, ओके। अब अरब कंट्रीज को ईरान से क्यों डर है, ठीक है, क्योंकि भाई वहाँ पे क्लर्जी मुस्लिम हेड्स की चलती है, यहाँ पे मोनार्की है, किंग का रूल चलता है, ये तो नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो, तो इसीलिए इनको ईरान से भी डर है। ईरान जो है हमास, हजबुल्ला, इन सब के साथ खड़ा है, जो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस या
बैठी हैं, ठीक है, कंट्रीज में, उनके साथ खड़ा है। तो इनको ईरान से दूर भागने के लिए किसके पास जा रही है अरब कंट्रीज? इजराइल के पास जा रही है, ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ईरान सक्सेसफुली सॉट अ मीटिंग विद एलन मस्क। अब एलन मस्क किसका है मतलब किसका है इन द सेंस ट्रम्प का है। ट्रम्प की साइड ले रहा है बहुत ज्यादा, यूएस प्रेसिडेंट जो बनने वाले हैं उनकी साइड। ये यूएसए का कौन से प्रेसिडेंट है ट्रम्प? नंबर बताना है, क्वेश्चन है। Now, Iran's UN ambassador Amir Sayed Iravani met with Mr. Musk, a Trump ally named this week. ठीक है ना। अब ally का मतलब क्या होता है? दोस्त। तो UN का ambassador मिल रहा है, ये सब हो रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है, ये हमने नोट नहीं करना है अभी। China President Xi Jinping called for Asia-Pacific economics to unite and cooperate in the face of mounting protectionism. Speaking to APEC leaders in Peru. तो APEC कहाँ पर हुई है? APEC कहाँ पर हुई है? पेरू में। इसकी फुल फॉर्म लिख लेना APEC की, कहाँ पर हुई है? पेरू में। बस इतना ही क्वेश्चन आएगा, फुल फॉर्म या कहाँ पर हुआ है। उसके बाद मैन यी जो है ये क्या है? सुपर टाइफून है। ये कहाँ पर आया है? फिलीपींस में आया है, फिलीपींस में, ठीक है। उसके बाद ट्रम्प्स डिफेंस पिक हेगसेट अक्यूज्ड ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट इन 2017। क्या बनाए इन्होंने? कंट्रोवर्शियल कैबिनेट का पार्ट बना रहे हैं इनको, डिफेंस सेक्रेटरी। किसको बना रहे हैं? डिफेंस सेक्रेटरी। किसको बना रहे हैं डिफेंस सेक्रेटरी? पेटे हेगसेट, ठीक है ना। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ व्हाट? सेक्सुअल असॉल्ट, was accused of sexual assault in 2017 में सेक्सुअल असॉल्ट का एक्विजिशन था इनके अगेंस्ट। अब इसके बाद आगे चलेंगे। यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ऑन नवंबर 12 हैंडपिक टेक बिलियनर एलन मस्क एंड बायोटेक एंटरप्रेन्योर विवेक रामास्वामी टू लीड द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी एंड पेव द वे टू डिसमेंटल गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी। तो किसका क्या बनाया है डिपार्टमेंट? तो यहाँ पे लिखेंगे, बिल्कुल ऐसा ही लिखेंगे पैराग्राफ फॉर्म में, यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट बोल रहे हैं अभी, क्योंकि वो बने नहीं है अभी प्रेसिडेंट, बन जाएंगे थोड़े दिन में। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप chose टेक बिलियनर, टेक्नोलॉजी के अंदर बिलियनर एलन मस्क एंड बायोटेक एंटरप्रेन्योर, ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस नाम याद करने हैं, विवेक रामास्वामी एंड एलन मास्वामी टू लीड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट efficiency, that is DOGE, and pave the way to dismantle government bureaucracy. क्या करेंगे? dismantle, to dismantle, और to dismantle का मतलब होता है destroy government bureaucracy. bureaucracy क्या होता है? ये IAS PCS जैसे इंडिया में, ठीक है ना। स्लैश कट डाउन excess regulations, cut wasteful expenditures and restructure federal agencies. क्या है यहाँ पे? टू डिसमेंटल, क्या करना है? ब्यूरोक्रेसी। अब हमारे यहाँ पर है कि भैया ये लाइसेंस चाहिए तो ये करना पड़ेगा, ठीक है। करप्शन भी होती है, ब्यूरोक्रेसी मांगती है कि 2 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, 15 लाख दे दो, तुम तो इतने कमाओगे, हमको भी दे दो। बहुत सारे रेगुलेशंस लेकर आते हैं, पंगे पड़ते हैं, तो हमको फिर IAS ऑफिसर के आगे हाथ जोड़ने पड़ते हैं, ठीक है। कट वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स, खर्चा होता है इसके अंदर। फेडरल एजेंसीज, ठीक है ना, जो एजेंसीज है उनको रिस्ट्रक्चर करेंगे। तो क्या बनाया इन्होंने? डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, एफिशिएंट बनाना गवर्नमेंट को। 2 लोग चुने हैं इसमें, एलन मस्क और विवेक रामास्वामी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे? डिस्ट्रॉय करेंगे गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी को, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे।
The Supreme Court on November 13 underscored that it is unconstitutional to demolish a person's property without adhering to the due process of law simply on the grounds of their alleged involvement in a crime. तो जो बुलडोजर वाला सिचुएशन हो रहा था उन्होंने बोला ये बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए. गाइडलाइंस लेकर आए हैं जिसके अंदर 15 डेज का नोटिस देना होगा ओनर को, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू देना होगा, आपको बताना होगा, इंस्पेक्शन करनी होगी, ये हमने पढ़ा था. ठीक है ना. उसके बाद यहाँ पर हम पढ़ेंगे द कोर्ट इशूड कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस एम्ड एट fostering greater institutional accountability. However, it clarified that these directives would not apply to unauthorized constructions or demolitions mandated by a court. The judges specified officials responsible for illegal demolitions. ये हम लिखेंगे rules and regulations for demolition. तो वो क्या है? सबसे पहले officials responsible लिखेंगे, officials responsible लिखेंगे, officials responsible for illegal demolitions would face disciplinary action, contempt charges and monetary penalties. ठीक है ना. compensation for wrongful demolitions लिखेंगे, compensation for wrongful demolitions be recovered from officers making mistakes. ठीक है ना. जो ये डिमोलिश करेंगे उनसे ही कॉम्पनसेशन लेंगे अगर गलत डिमोलिशन करी. ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इलीगल डिमोलिशंस वुड फेस डिसिप्लिनरी एक्शन, कंटेम्प्ट चार्जेस एंड मॉनिटरी पेनल्टीज. डिसिप्लिनरी एक्शन उनकी जॉब में मतलब उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा. ठीक है. कंटेम्प्ट चार्जेस होंगे, मॉनिटरी पेनल्टीज. तो ये ऑफिसर्स के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा. 15 डेज नोटिस वाला चीज जो है वो हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं, ये नया पॉइंट है. ठीक है. उसके बाद 16 नवंबर करेंगे. चलिए. Sri Lanka polls President Anura's coalition wins big. अब यहाँ पे President Anura ruling alliance secured a landslide win in Sri Lanka's general election, shattering records. तो यहाँ पे हम लिख लेंगे President Aruna Kumara Dissanayake ruling alliance won in Sri Lanka's general election. ठीक है ना. ये पार्टी कौन सी है? नेम ऑफ पार्टी क्या है? नेशनल पीपल्स पावर. क्या है? नेशनल पीपल्स पावर. तो आगे चलेंगे. इंडिया सेज क्लाइमेट फाइनेंस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट गोल. ठीक है. At the ongoing COP29, जो अजरबैजान बाकू में चल रही है, India stated that climate finance, the money that's necessary to incentivize and facilitate developing countries, adoption of renewable energy sources or fossil fuel should not be seen as an investment goals by developed country. अब वो कह रहे हैं कि भैया इन्होंने developing countries ने सब कुछ गंदा किया है. ठीक है ना. developed countries ने. ठीक है ना. अब हम the money that's necessary to incentivize facilitate developing countries adoption of renewable sources should not be seen as investment goals. अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं? अब देखो ये दोबारा से वही कह रहे हैं कि देखो डेवलप्ड कंट्रीज ने एक तो पॉल्यूशन करा. ठीक है ना. और अब इनको डेवलपिंग कंट्रीज को ये पैसे दे रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट की तरह देख रहे हैं कि अच्छा हमें क्या रिटर्न मिलेगा. जबकि ये क्यों दे रहे हैं? क्योंकि तुमने अर्थ को गंदा किया है, इसलिए तुम हमें पैसे दे रहे हो. क्लाइमेट फाइनेंस कैन नॉट बी चेंज इनटू एन इन्वेस्टमेंट गोल. ये बोल रहे हैं. हमें नोट नहीं करना है इसमें से कुछ भी. यहाँ से नोट करेंगे. द की मोमेंट हाउएवर दैट द हंड्रेड्स ऑफ नेगोशिएशंस आर वर्किंग अपॉन न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस. ये हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं. ठीक है. द एग्जिस्टिंग क्लाइमेट एस्टिमेट अग्रीड अपॉन इन 2009 वाज टू मोबिलाइज एंड डिलीवर $100 बिलियन एनुअली फ्रॉम 2020 to 25. ठीक है. तो यहाँ पे लिख लेंगे इन 2009 it was agreed to mobilize and deliver $100 billion
annually from 2020 to 2025। ठीक है ना, ये किसने देना था? डेवलप्ड कंट्रीज ने डेवलपिंग कंट्रीज को देना था, ताकि वो क्लाइमेट चेंज के साथ लड़ पाए। ठीक है ना, बट वॉज फुलफिल नॉट टू यूनिवर्सल अग्रीमेंट ओनली इन 2022। ये जो था इट वॉज फुलफिल्ड ओनली इन 2022 में ही केवल इसको फॉलो किया गया, बाकी टाइम पर डेवलपिंग कंट्रीज ने पैसे इकट्ठे नहीं किए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला जो टॉपिक है उसमें बार बार बोला जा रहा है कि वो जो है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर कर देना चाहिए मुस्लिम्स का। ठीक है ना, बट उसके अंदर ये बोला जा रहा है कि सेंट्रल एक्ट उसको आइडेंटिफाई करता है, इसलिए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता है। तो देखो अभी क्या होता है जजमेंट, ये अगेन रेपिटेशन है। आगे, इंडियन स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट ऑक्सफोर्ड यूनियंस कश्मीर डिबेट। ऑक्सफोर्ड यूनियन ने, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने अगेंस्ट अ डिबेट ऑन कश्मीर एट ऑक्सफोर्ड यूनियन सोसाइटी, ये लिखेंगे इंडियन स्टूडेंट्स protested at University of Oxford against a debate on Kashmir at Oxford यूनियन सोसाइटी। तो जो ऑक्सफोर्ड यूनियन सोसाइटी है वहां पर क्या हुई है, कश्मीर के अगेंस्ट डिबेट हुई है, उसके ऊपर इंडियन स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करी है कि तुम बात ही क्यों कर रहे हो। ठीक है ना, तुम्हारा हक क्या बनता है, ठीक है ना, कि तुम टेररिज्म के साथ स्टैंड करो अगर तुम कह रहे हो। अब मैंने कहा था तुम्हें एपेक का लिख लो। एपेक क्या है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। कहाँ पर हो रही है ये? पेरू में। ठीक है ना, तो जो बाइडन भी आएंगे, बट इनके पास अब पावर तो रहे नहीं, इनकी पार्टी हार गई है, तो ये कुछ नहीं कर सकते, ये बस फोटो खिंचवाएंगे और घर जाएंगे। ठीक है। न्यू फिलीपींस मैरीटाइम लॉज इन्फ्रिंज ऑन आर टेरिटरी। मलेशिया, ये क्या कह रहे हैं? मलेशिया सेज न्यू मैरीटाइम, मतलब जो ओशन वोशन के लॉज हैं इनके, मैरीटाइम लॉज इन फिलीपींस क्या कर रहे हैं वो? इन्फ्रिंज ऑन आर टेरिटरी, इनक्रोच ऑन इट्स टेरिटरी। क्या कह रहे हैं? मलेशिया वाले कह रहे हैं कि जो फिलीपींस का न्यू मैरीटाइम लॉ आया है वो हमारे इंक्रोच कर रहा है, इलीगली टेरिटरी, इलीगली प्रॉपर्टी के ऊपर, टेरिटरी के ऊपर अपना हक जमा रहा है। ठीक है, तो आगे चलेंगे। वैक्सीन सेप्टिक रॉबर्ट एफ केनेडी जूनियर टू हेड यूएस हेल्थ डिपार्टमेंट अंडर ट्रंप। Donald Trump on Thursday tapped anti-vaccine activist and conspiracy theorist Robert F. Kennedy Jr. as his Secretary of Health. तो Secretary of Health कौन बन रहे हैं यूएस में? Secretary of Health in USA कौन बन रहे हैं? रॉबर्ट एफ केनेडी। ठीक है, and he is against what? He is against nomination and he was a person who's anti-vaccine एक्टिविस्ट, मतलब वैक्सीनेशन मत लगाओ, ये बोला था इन्होंने। ठीक है, अब ये क्या है? सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ इन यूएसए। उसके बाद हमास हिंट्स एट ट्रूस। ट्रूस का मतलब क्या होता है? पीस, नो वॉर, अग्रीमेंट। ठीक है ना, तो हमास कह रहा है कि जी हम नहीं लड़ेंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। मणिपुर पीस कीपर वुमेन रैली टू सेव नागा पीस प्रोसेस। मणिपुर गोल्डन पुखरेलियाज peacekeepers have a new mission after 1974, save the Indo-Naga peace process that has been under stress। तो यहाँ पर मणिपुर गोल्डन पुखरेलास peacekeepers have on a mission to save Indo-Naga peace process। It has been under stress since it has been under stress since
Isaac Muyva faction of National Socialist Council of Nagaland or NSCN threaten to return to armed resistance. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो ग्रुप है इसका डिमांड है कि इंडिया जो है नागालैंड को अलग कॉन्स्टिट्यूशन दे दे, अलग फ्लैग दे दे। इंडिया कहता है यार तुम हमारे साथ हो, हम तुम्हें दे नहीं सकते। तो जो ये नेशनल इजाक मुहिया फैक्शन ग्रुप है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, वो कह रहा है कि चलो ठीक है फिर हम आर्म्ड रेजिस्टेंस करेंगे, हम सरकार के अगेंस्ट लड़ाई लड़ेंगे। अब ये जो पुकरी लियाज हैं, पीस कीपर्स हैं मणिपुर की, ये कह रहे हैं कि हम पीस प्रोसेस को ख़त्म नहीं होने देंगे, ठीक है ना, हम नहीं ख़त्म होने देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे NSCN जो ये है, NSCN क्या कह रहे हैं, टू एंड 2015 फ्रेमवर्क अग्रीमेंट, ठीक है ना। दिस मेड, अब यहाँ पर पुखरियाल वाइल सेलिब्रेटिंग द गोल्डन जुबली द TSL। अब ये क्या कह रहे हैं कि फिर यहाँ पर सोल्जर्स आ जाएंगे, लड़ाई होगी, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल एक्ट लगेगा, लोगों को तंग होगा, तो हम जो है ये पीस प्रोसेस को ख़त्म नहीं होने देंगे। और इन्होंने FMR दैट इज़ फ्री मूवमेंट रिजीम की भी डिमांड करी है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि नागालैंड में बहुत सारे इंडियंस हैं, 60% इंडियंस हैं, बट 40% म्यांमार से लोग हैं। तो आप म्यांमार के साथ फेंसिंग मत करो, म्यांमार के साथ फेंसिंग मत करो। FMR जो था पहले चल रहा था इंडिया और नागालैंड के बीच में, म्यांमार के बीच में। व्हाट इज FMR, तो ये भी कर लेते हैं। FMR क्या है, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे। FMR इज फ्री मूवमेंट रिजीम। क्या है, फ्री मूवमेंट रिजीम किसके बीच में चलती है, इंडिया और म्यांमार के बीच में चलती है। किसके बीच में चलती है, इंडिया और म्यांमार के बीच में चलती है, जिसके अंदर अलाउड, इसके अंदर बॉर्डर रेजिडेंट्स, अलाउड बॉर्डर रेजिडेंट्स टू ट्रैवल अप टू 16 किलोमीटर इन ईच अदर्स टेरिटरीज विदाउट डॉक्यूमेंट। तो म्यांमार वाला इंडिया आ सकता है विदाउट वीज़ा, और इंडिया वाला म्यांमार जो बॉर्डर एरिया में रहते हैं 16 किलोमीटर आ सकते हैं विदाउट वीज़ा। जो बॉर्डर एरिया में लोग रहते हैं इंडिया और म्यांमार के, वो हमने ख़त्म कर दिया है। इंडिया एंडेड दिस सिस्टम, ये सिस्टम हमने ख़त्म कर दिया, क्योंकि म्यांमार का बहुत बुरा हाल है, इसीलिए वहाँ पर सिविल वॉर चल रही है, तो हम नहीं ले सकते इतने लोग इंडिया में, और लोग जाते ही नहीं है वापस। इंडिया वॉइसेस डाइसेंट अगेंस्ट ट्रेड बैरियर्स लिंक टू एमिशंस। देखिए इंडिया क्या कह रही है, अब यहाँ पर CBAM लगा दिया है। क्या लगा दिया यूरोप ने, CBAM लिखेंगे और साथ साथ में समझेंगे भी। CBAM, इसकी फुल फॉर्म क्या है CBAM की, CBAM की फुल फॉर्म है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये क्या है, इसके अंदर विच इम्पोज अ टैक्स ऑन प्रोडक्ट्स इम्पोर्टेड इनटू EU दैट डू नॉट कंफॉर्म टू, ये क्या है, imposes, which imposes a tax on products imported into the EU that do not conform to its carbon emission norms। अब यूरोपियन यूनियन, EU कौन है, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो CBAM क्या है, CBAM इज कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ठीक है। यहाँ पर मान लो एक पेन बन रहा है इंडिया में, ठीक है, फुल पॉल्यूशन हो रहा है, कोई पॉल्यूशन का रोक टोक नहीं है, ठीक है ना। अब अगर ये पेन EU में बेचा जाएगा तो इसके ऊपर टैक्स लगेगा,
ठीक है ना। और एक पेन जो ईयू में बन रहा है उसके ऊपर पॉल्यूशन कंट्रोल करा जा रहा है, तो वो तो मतलब फॉलो कर रहा है, तो उस पर नहीं लगेगा। बट अगर कोई बाहर से चीज़ आ रही है, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ की ईयू की कंट्रीज जो हैं वो पॉल्यूशन पे रोक लगाने के लिए बहुत कुछ कर रही है, तो उनके प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं। जो पेन यहाँ पे शायद 5 रुपए का बन रहा है, वहाँ पर वो 50 का बन रहा है, क्योंकि वो पॉल्यूशन के नॉर्म्स फॉलो करने के लिए चीज़ें लगा रहे हैं, उनका एक्सपेंडिचर हो रहा है। बट वही चीज़ इंडिया से सस्ते में जा रही है, वर्ल्ड से सस्ते में जा रही है, क्योंकि वो पॉल्यूशन का ध्यान नहीं रख रहे हैं मशीन्स के ऊपर। तो वो कह रहे हैं कि हम टैक्स लगाएंगे ऐसे प्रोडक्ट्स पे। ठीक है, तो इंडिया इसको क्रिटिसाइज कर रहा है। ठीक है ना, बट विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, ये इंपॉर्टेंट है, विल कम इनटू फुल इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2026। 1 जनवरी 2026 से ये फुल इफेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, सो गाइज दैट्स इट। loggery.in पर ज़रूर विजिट करना, स्पेशली द बंडल्स एंड स्पेशल ऑफर्स वाली जो सेक्शन है, वहाँ पर आपको बहुत सारी ऑफर्स मिलेंगी, बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स, जेन्युइन डिस्काउंट्स आपको हम दे रहे हैं, वन शॉट्स पे भी और वीडियो लेक्चर्स पे भी। आई होप आपको पता है MHCT 5 ईयर्स का मॉक टेस्ट जो है वो लॉन्च हो चुका है, स्लैट का मॉक टेस्ट लॉन्च हो चुका है, AIET का मॉक टेस्ट लॉन्च हो चुका है। आने वाले वीक में CUT PG और NL SAT का मॉक टेस्ट भी लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, एंड आंसर ज़रूर देके जाना कि USA के प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप बनने वाले हैं, बन ही चुके हैं ऑलमोस्ट, नंबर क्या है उनका।